मैंने ये घोषणा की थी कि कुछ चीज़ें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा। थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज़ भी निकल रहे थे, कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दिन पहले ही बुक्ड थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मैं जो बताने वाला हूँ ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहले मैं दो कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे, पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया, वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। ये जो सलीम पटेल है, आपको याद होगा कि स्वर्गीय आर पाटिल जी का एक समय वो कहीं किसी इफ्तार पार्टी में गए और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज़ चलाई थी कि गुनहगार के साथ उनकी फोटो चली। आर पाटिल जी का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पार्कर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पार्कर, इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई। और मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड अगर हम चेक करें और इंटेलिजेंस का भी रिकॉर्ड हम चेक करें तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पार्कर, या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। और आप अगर उस समय के न्यूज आइटम्स भी निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो सलीम पटेल है
ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पारकर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। अब ये तो हुई ये दोनों की बात। अब इनका संबंध क्या है? अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में? एलबीएस रोड पर। जिनको एलबीएस रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। एलबीएस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं, मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है मरियम भाई, विडो ऑफ गोवा वाला, मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन इन्होंने खरीदी, उस समय वहां रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, एलबीएस रोड पर ही आगे है। उसी साल, उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडी रेकनर रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड, कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख। और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का, 20 लाख। अच्छा, पेमेंट किसको हुआ है वो भी आपको मैंने दिया है, इसी रजिस्ट्री में वो दिया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्री का पेज नंबर 5 देखेंगे तो, नाही आम्ही तुम्हाला याच्यावर दिलाय ते काय पीडीएफ वर दिली, नसेल मिळाली तर मिळून जाईल। पीडीएफ वर दिलाय 30 लाख। नाउ दिस इंडेंचर विटनेस
that in consideration of sum of 30 lakhs paid on the execution of these presents to the owner as per following particular. रुपीज 15 लाख किसको मिले? पार्टी नंबर 1 एंड 2, लेकिन 1 एंड 2 को नहीं मिले, उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सलीम पटेल, इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए गए, सलीम पटेल के अकाउंट में, उसका अकाउंट नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है। और फिर अ सम ऑफ 10 लाख पेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू, वो किसको मिले? वो मिले शाह वली खान, वो सरदार खान कहते हैं उनको, सरदार खान को मिले। और इसमें भी आगे अगर आप देखेंगे, पीछे में मैंने सारी चीजें लगाई है, उनके फोटो वोटो सभी है जो खरीद की है, इसमें रिसिप्ट भी लगी हुई है। और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है, और सरदार शाह वली इनके 5 लाख की, और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन। अच्छा, इसमें भी वो तो एक अलग है, इतने कागजात मेरे पास, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारे कागजात नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री जब करनी थी तो एडजुडिकेशन किया, और एडजुडिकेशन करके उसमें फेक टेनेंट दिखाए। टेनेंट पावर ऑफ अटर्नी में अलग है, और जो रजिस्ट्री है उसमें अलग है, और एक्चुअल जब नक्शा डाला वो भी मेरे पास है, तो उस समय तो बड़ी जगह खाली है वहां पर, वो सारी चीजें। तो ये एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की, और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। अब मेरा सवाल यह उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पर छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय, ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है, उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या यह टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता,
क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपने टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। आज आपल्या समोर थांबा, आता मराठी होऊ द्या। आज आपल्या समोर एक महत्वाचा विषय मी मांडतोय। पहिल्यांदा 2 व्यक्तींची माहिती आपल्याला देतो। पहिले आहेत सरदार शाहवली खान। 1993च्या बॉम्बस्फोटामध्ये कन्व्हिक्ट म्हणून, गुन्हेगार म्हणून शिक्षा होऊन सरदार शाहवली खान हे जेलमध्ये आहेत। त्यांना जन्मठेप झाली आहे। काय आरोप होते यांच्यावर? जे सिद्ध झालेले आरोप आहेत, नुसते आरोप नाही, सिद्ध झालेले आरोप। टायगर मेमनच्या नेतृत्वात फायर आर्म ट्रेनिंग मध्ये सहभागी होते। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि मुंबई महानगरपालिका बिल्डिंगची रेकी यांनी केली होती की तिथे बॉम्ब नेमका कुठे ठेवायचा। आणि टायगर मेमनच्या ज्या इमारतीमध्ये हे संपूर्ण कारस्थान शिजलं, त्या मीटिंगला ते स्वतः उपस्थित होते आणि या बॉम्बस्फोटाची पूर्ण माहिती ही त्यांच्याजवळ होती। एवढंच नाही तर टायगर मेमनच्या अल हुसैनी बिल्डिंग मध्ये ज्या ठिकाणी गाड्यांमध्ये आरडीएक्स भरण्यात आलं, त्या ठिकाणी आरडीएक्स भरणारे हे होते, जे माफीचे साक्षीदार आहेत आणि जे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत। या दोघांनी या संदर्भातली साक्ष दिल्यानंतर यांना जन्मठेप झाली आहे। दुसरे व्यक्ती मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। हे तेच व्यक्ती आहेत की एकदा 2013-14 साल असेल, ज्यावेळी माननीय आर पाटील साहेब हे एका इफ्तार पार्टीला गेले आणि त्यानंतर दाऊदच्या माणसासोबत त्यांचा फोटो आला। तो दाऊदचा माणूस म्हणजे हे सलीम पटेल। आर पाटलांचा त्यात काही दोष नव्हता, पण हा फोटो आला आणि त्यांना ट्रोल व्हावं लागलं। ते हे सलीम पटेल। सलीम पटेल म्हणजे
ज्या हसीना पारकर दाऊद यांच्या भगिनी, ज्यांना हसीना आपा म्हटलं जायचं, या हसीना आपाचा हा ड्रायव्हर, हसीना आपाचा हा बॉडीगार्ड आणि हसीना आपाचा हा फ्रंटमॅन. हसीना आपा दाऊद पळून गेल्यानंतर तो पाकिस्तानातनं जे लँड ग्रॅबिंग इथे चालवायचा त्याच्या किंगपिन ही हसीना आपा होती. आणि हसीना आपाचा फ्रंटमॅन ज्याच्या नावाने पॉवर ऑफ अटर्नी तयार व्हायच्या तो हा सलीम पटेल. एक कुर्ल्यामध्ये LBS रोडवर जवळजवळ 3 एकराची जागा आहे. एका गोवावाल्या फॅमिलीची जागा होती. LBS रोडवर अतिशय महागडी ही जागा होती. सलीम पटेलनी एक त्याची इररिव्होकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी घेतली आहे आणि त्याचा काही भाग हा या दुसऱ्या सरदार शाहवली खानकडे आहे. आता सलीम पटेलनी इररिव्होकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी घेतली म्हणजे कोणाकरता घेतली आहे सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे. या दोघांनी, ही मी आपल्याला या ठिकाणी रजिस्ट्रीची कॉपी दिलेली आहे. या रजिस्ट्रीच्या कॉपीमध्ये स्पष्टपणे LBS रोडवरची ही जागा जवळजवळ 3 एकराची या दोघांनी सॉलिडस नावाच्या एका कंपनीला विकली आहे. आणि सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या वतीनं याच्यावर सही केली आहे फराज मलिक यांनी. आजही ही कंपनी नवाब मलिक यांच्या परिवाराची आहे. काही काळ, छोटा काळ, स्वतः नवाब मलिक देखील याच्यामध्ये एक डायरेक्टर राहिलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की या दोघांनी, म्हणजे हे जे 2 सरदार शाहवली खान आणि मोहम्मद सलीम पटेल, या दोघांनी सॉलिडसला ही जागा विकलेली आहे केवळ 30 लाख रुपयामध्ये. 30 लाख रुपयामध्ये. आणि त्यातलं पेमेंट केलं आहे 20 लाख रुपयाचं. आणि मगाशी मी सांगायला विसरलो, आजही त्या ठिकाणी फार मोठं शेड हे भाड्याने दिलेलं आहे सॉलिडसनी. आणि माझी माहिती खरी खोटी असेल, मागे पुढे असेल, पण मला जी माहिती आहे 1 कोटी रुपये महिना त्यातनं सॉलिडसला आजही भाडं मिळत आहे. त्यामुळे ही जी सगळी जागा आहे 30 लाख रुपये. आता त्यावेळेस तिथला रेट काय होता आपण जर बघितलं तर त्याच्या मागे, मी मगाशी सांगायचं विसरलो, मराठीत बोलण्याचा फायदा काय, त्याच्या मागे LBS रोडवर नाही, मागे पाईपलाईनच्या कच्च्या रोडवर मलिक कुटुंबाने एक अजून प्रॉपर्टी 2005 मध्ये घेतली होती. ती त्यांनी 415 रुपये स्क्वेअर फुटनी घेतली होती. याच LBS रोडवर फोनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला याची जमीन 2005 सालीच विकली गेली आहे आणि त्याच्यावर भरपूर रिझर्वेशन्स आहेत. ती 2050 रुपये स्क्वेअर फुटांनी विकली गेलेली आहे. आणि सॉलिडसनी या 2 अंडरवर्ल्डच्या लोकांकडनं ही जमीन जी घेतली आहे ती 20 रुपये चौरस फुटांनी घेतली आहे. 25 रुपये चौरस फुटांनी घेतली आहे. 25 रुपीज पर स्क्वेअर फीट. 25 रुपये चौरस फुटांनी ही जमीन त्यांनी घेतली आहे. आता मुंबईमध्ये तर उकिरड्याची जागाही 25 रुपये चौरस फुटांनी मिळत नाही आणि पेमेंट 15 रुपये चौरस फुटांनी केलाय. आता प्रश्न हा आहे की पहिल्यांदा मुंबईच्या गुन्हेगाराकडनं, मुंबईच्या हत्यारांकडनं ही जमीन विकत घेण्याची काय आवश्यकता होती? वाय डिड यू डू बिझनेस विथ किलर्स ऑफ मुंबई? किलर्स ऑफ मुंबई कोण आहे हा शाहवली खान?
या ठिकाणी मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले त्यावेळी माणसांची लखतरं आपण बघितली आणि ती माणसांची लखतरं जी आपण बघितली त्याचं संपूर्ण प्लॅनिंग आणि एक्झिक्युशन करणारा शाह अली खान, भारताचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणून ज्याला आपण ओळखतो तो दाऊद, त्याची बहीण आणि तिचा फ्रंटमॅन असलेला हा दुसरा सलीम पटेल. काय आवश्यकता होती? आणि त्यात महत्त्वाचं असं आहे, या दोघांनी तुम्हाला इतकी प्राइस लँड कवडी मोलाच्या भावाने का विकली? का विकली कवडी मोलाच्या भावाने? टाळा कायद्याच्या अंतर्गत त्यावेळी हे आरोपी होते आणि कन्व्हिक्शन जवळ होतं. 7 साली कन्व्हिक्शन झालंय त्याचं आणि ते नंतर सुप्रीम कोर्टाने कन्फर्म केलं आहे. टाळा कायद्याच्या खाली कन्व्हिक्शन, आरोपी असो की कन्व्हिक्ट असो, यांची सगळी संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार हे सरकारला आहे. आणि मग आपली संपत्ती सरकार जमा होऊ नये म्हणून या ठिकाणी विकली गेली आहे का? ही खरंच 20 लाखाला विकली गेली की या लोकांच्या काळ्या कामांकरता मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा दिला गेला? चेकने एवढेच आणि नंतर कॅशने इतर, कारण अंडरवर्ल्डच्या लोकांना चेकच्या पैशाचं काही फार विशेष प्रेम नसतं. त्यांच्या सगळ्या कारवायांकरता त्यांना काळा पैसा लागतो. त्यामुळे कुठेतरी त्यांची प्रॉपर्टी जप्त होऊ नये म्हणून किंवा काळा पैसा देऊन या ठिकाणी ही प्रॉपर्टी विकत घेण्यात आली आहे का, हा माझा सवाल आहे. माझ्याकडे आता 5 प्रॉपर्टीजचे डिटेल आहेत. त्यातल्या एका प्रॉपर्टीचं कागदपत्र मी जी कुठली ॲप्रोप्रिएट अथॉरिटी आहे त्या ॲप्रोप्रिएट अथॉरिटीकडे हे सगळे कागद मी देणार आहे. आणि यासोबत मी अनाऊन्स केल्याप्रमाणे या सगळ्या कागदांची एक प्रत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार साहेबांनाही मी देणार आहे. कारण त्यांनाही समजलं पाहिजे की त्यांच्या मंत्र्यांचे नेमके काय प्रताप आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे फराज मलिक हे त्यांचे सुपुत्र आहेत आणि हो, या 4 प्रॉपर्टीजचा त्यांच्या परिवाराशी आणि इमिजिएट परिवाराशी देखील संबंध आहे. देखिए, मैंने उसकी जांच नहीं की है. मैं सही में बताता हूँ कि ये उसमें दिखाई है कि नहीं, वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा. देखिए, ये तो जांच में पता चलेगा. अजूनही नवाब मलिकांच्या परिवारातच ती आहे. असं आहे की जी माझी माहिती आहे ती 2019च्या सुरुवातीला हे जे फराज मलिक होते हे त्यातनं रिटायर झाले आणि नवाब मलिक आले. मग नवाब मलिक रिटायर झाले, त्यांचे एक बंधू आले आणि आजही आपण जर, कारण ते जे एका मोटरसायकल कंपनीला ते भाड्याने दिलं आहे, ते भाड्याने जे दिलेलं आहे त्याचं जे ॲग्रीमेंट आहे ते रजिस्टर केलं आहे, ते आजही फराज मलिकांच्याच नावाने रजिस्टर आहे. त्याच्या आधी डिफरन्स आहे. माझ्याकडे मिळाली, लगेच मी आपल्यापर्यंत आणली. आधी मिळाली असती तर आधी कारवाई केली असती. जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार कह रहे हैं कि उनके कोई संबंध नहीं है और खास करके
जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि हम हर तरीके की बात के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं कोई शेरो शायरी में जाता नहीं हूँ। दीज आर हार्ड फैक्ट्स। आप गुमराह कर सकते हो, आप भटका सकते हो। आप देखिए, एक हम भी इतने सालों से राजनीति में, तो जब वार होता है तो उसको डाइवर्ट करके मीडिया अटेंशन डाइवर्ट कैसा करना हमको भी पता है, लेकिन उससे फैक्ट नहीं बदलती। फैक्ट तो आपके सामने, मैंने आपको तो सारे पेपर्स दिए हुए हैं, फैक्ट तो नहीं बदलती है। क्या ये दोनों टाड़ा के नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते क्या है, तो आप क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इसके जरिए? अरे भैया, रामायण आपको बता दिया और आप पूछ रहे हैं कि सीताराम की कौन है। क्या वो बचाने के लिए नहीं, अभी ये तो एजेंसीज को ढूंढना ही पड़ेगा ना। आप भी बॉम्ब विस्फोट के कन्विक्ट से आप कौड़ियों के दाम पर प्राइस लैंड लेते हो, मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है? अभी भी ये संपर्क में इनका परिवार या फिर डायरेक्टली नवाब मलिक है क्या? एक दूसरा आपने कार्यधन का जिक्र किया, तो उसके ट्रांजैक्शन को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी उनका संपर्क है कि नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इसके बाद भी सलीम पटेल के साथ के ट्रांजैक्शंस उनके मेरे पास है। मुंबई बॉम्ब स्फोट के आरोपी ये सरदार शाह अली खान थे और हसीना पारकर के साथ आरोपी ये जो सलीम पटेल थे। पत्रकार परिषदेच्या काही वेळापूर्वीच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, उपमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली। काय तुम्हाला या सगळ्या संदर्भात वाटतं? त्यांना याची चिंता लागली असेल? मला वाटत नाही की या संदर्भात ती असेल। नवाब मलिकांनी आरोप केले, नवाब मलिकांवर कुठली कारवाई झाली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? कारण तुम्ही यंत्रणा पण देणार आणि 2005 चं प्रकरण आहे, कुठली कारवाई व्हावी? नाही, मी 5च प्रकरण नाही देणार आहे, 11चंही देणार आहे, त्याच्यानंतरचंही देणार आहे, प्रकरण पुष्कळ देणार आहे। मी सांगितलं मी 5 प्रकरणं देणार आहे। मी तुम्हाला काय पुन्हा सांगतो, माझ्याकरता सलीम जावेदची स्टोरी नाही, इंटरवल नंतरचा पिक्चर नाही। मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे आणि नवाब मलिकांची माझी वैयक्तिक दुश्मनी पण नाही। त्यामुळे मी हे सगळी माहिती मी सांगितलं एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटीला देणार आहे लीगल ऍक्शन होण्याकरता, आणि त्यांच्या प्रमुखांना देणार आहे, त्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी। ते आता बघूया। त्या 4 प्रॉपर्टीजचे तपशील हे मी एजन्सीजला देणार आहे। एजन्सीज त्या संदर्भात चौकशी करतील आणि एजन्सीजला गेलं की आपण लोक इतके हुशार आहात, माझ्या आधी एजन्सीज मधनं आपल्यालाच माहिती मिळते। दो चीजें इसमें प्रमुख तौर पर है। एक तो आपने इलीगल पैसे का ट्रांजैक्शन की बात कही है जो ईडी के पास जाता है, और जो कि इंटरनेशनल लिंक और इस तरीके से एनआईए के पास, क्या दोनों साथ में जांच करने और दोनों जगह साथ में सबूत देने वाले? देखिए, तो एजेंसियों को तय करना पड़ेगा। मैं स्वयं इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स है या जिनको ये सारा कामकाज पता है उनको पूछकर कौन सी एजेंसीज के पास भेजना है तय करूँ। मी ते नंतर तुम्हाला देईन त्याही संदर्भात। पण आत्ता माझ्याकडे जी माहिती आहे त्या माहितीमध्ये, म्हणजे मी खोटं बोलून काहीतरी करणाऱ्यांपैकी नाही, आत्ता जी माहिती माझ्याकडे आहे त्या माहितीमध्ये या टर्मला नवाब मलिक मंत्री झाल्यानंतरचे व्यवहार नाहीत। फार सुंदर प्रश्न आपण विचारला, ज्याचं उत्तर मी ऑलरेडी दिलं आहे की माहिती जेव्हा आली 2005ला हे घडलेलं आहे, त्याच्यानंतर किती गृहमंत्री झाले, ते का चूप होते? माझ्याकडे जेव्हा माहिती येईल तेव्हाच मी मांडेन ना। मी एजन्सीजला देईल, कारण मी पुन्हा सांगतो की माझ्याकरता हा पॉलिटिकल स्कोरिंगचा विषय नाही, हा महत्वाचा विषय आहे।
आपने बेचा गया और किसी ने खरीदा, तो क्या ये भी सीज होगी और इसका भी ऑप्शन होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, या तो एजेंसीज को तय करने दीजिए। सर, नवाब मलिक आता मंत्री आहे, तुम्ही ही सगळी कागदपत्र आणि हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे देणार का आणि राज्यपालांकडे पोहोचवणार? आता आपण ही आयडिया दिली आहे तर मुख्यमंत्र्यांना देऊन देतो आणि राज्यपालांना देऊन टाकतो. With regards to the power of attorney that you mentioned in your thing, what is the exact allegation? Was the accused or was one of the convicts a power of attorney? Is that what you were saying? नाही, वन ऑफ द कन्व्हिक्ट्स वॉज ओनर अँड द अदर वॉज पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर. अदर वॉज पॉवर ऑफ अटर्नी. आता as I have already told you that I do not want to go into much details because that will confuse you. Otherwise, I can prove that even the power of attorney are questionable. Sir, There are two power of attorneys, they are questionable. सर, तुम्ही महाविकास आघाडीमधल्या महत्त्वपूर्ण कॅबिनेट मंत्र्यांवरती कागद पुराव्यांचा आरोप केलेला आहे. अंडरवर्ल्डशी संबंधित अजून त्यांचे काही तुमच्याकडे पुरावे आहेत का? आणि तुम्ही सेंट्रल एजन्सीला आता डॉक्युमेंट देऊन तुम्ही त्यांच्या पक्षप्रमुखाला देणार आहात, कारवाईची मागणी करणार आहात. मात्र विरोधी पक्ष म्हणून त्या सदा मंत्रिपदावरती आहेत, त्यांच्यावरती त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी काय तुमची मागणी आहे का? मित्रा, पुरावे तर मी दिलेच आहेत, तुमच्याकडे आलेले आहेत. आणि शरद पवार साहेबांना एवढ्याकरताच देतोय की त्यांनी ते बघावे आणि त्यांनी कारवाई करावी. माझ्या मागणीने तर काही होणार नाहीये. त्याच्यामुळे तेवढ्याकरताच मी शरद पवार साहेबांना देतोय की जरा तुम्ही बघा. विनय, जस्ट वन मोमेंट. हाँ, आपने कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये राज्य की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी या सेंटर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? इट डिपेंड्स अपॉन मतलब किस प्रकार के व्यवहार हुए हैं, उस व्यवहार के आधार पर होगी ना. इफ इट इज अ ब्लैक मनी और इट्स अ बेनामी प्रॉपर्टी, देन इट विल बी कवर्ड बाय द सेंट्रल एजेंसीज. Otherwise, it goes to the state agencies. ED is also one of the Yeah, absolutely, because ED is also one of the options, because there is a black money involved into this, and IT is also an option, because the Benami Transactions Act, that comes under IT. If required, I can give it to them, not a problem. So you've got total 5 years that you've been speaking of. One is of 2005. Can you give us a time frame of the 5 years, at least 4 of which you say are associated with the underworld? I've already told that 2011, most of them should be before 2019. नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत त्यांनी एक माहिती दिली आहे. ते असं म्हणतात की माझी भाजपशी लढाई नाही, तर एनसीबी मधल्या काही अपप्रवृत्ती आहेत त्यांच्या विरोधात ही लढाई आहे. आणि त्यात त्यांनी मोहित कंबोज, जे तुमचे निकटवर्ती आणि तुमच्या पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, यांचे आपल्याशी संबंध दाखवलेले आहेत. आणि आर्यन खान यांना खंडणी प्रकरणात किडनॅप करण्यात आलं, इतका गंभीर आरोप केलेला आहे. ते रोजच असे आरोप करतात. पहिल्यांदा तर मला आनंद आहे की त्यांनी सांगितलं भाजपशी माझी लढाई नाही. आमची काही नवाब मलिकांची लढाई नाही आहे, आमचा धुरा काही मिळालेला नाही आहे. पण ते सातत्याने भाजपवर आरोप करतायत. मोहित कंबोज यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे 1.5 वर्षापूर्वी भाजपच्या सगळ्या पदांचा त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत वारंवार हे सांगितलेलं आहे की मी स्वतः हे करतोय. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं, मी माध्यमातूनच बघितलं की त्यांनी डिफेमेशनचा दावा त्या ठिकाणी केला आणि त्या डिफेमेशनच्या दाव्यावर नवाब मलिकांना नोटीस इश्यू झाली आहे. प्रश्न हा आहे, आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की नवाब मलिकांचा काही ग्रीव्हियन्स असेल तर त्यांनी तो मांडावा ना. समजा एका ऑफिसरबद्दल असेल, त्यांच्या वरिष्ठांकडे मांडावा. आपण मंत्री आहात, त्यांच्याकडे आपला विश्वास नसेल तर कोर्टात मांडावा. कोर्टात केस चाललेली आहे, तिथे मांडा ना. पण हे जे काही रोज मांडलेलं आहे, याचा अर्थ नेमका काय आहे? देवेंद्र जी, सेंट्रल एजेंसी के एक अधिकारी के ऊपर लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से आरोप कर रहे हैं, और नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी को सेंट्रल एजेंसी के भ्रष्ट अधिकारी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए.
देखिए, अभी पहली बात तो ये है कि मेरे इशू को आप डाइवर्ट मत कीजिए। आज का महत्व का इशू ये है, और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे ये इशू डाइवर्ट होगा। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो इसका जवाब दे देता हूं। बीजेपी जितने अच्छे ऑफिसर है उनके साथ खड़ी रहेगी, और कोई ऑफिसर गलती करेगा तो चाहे सेंट्रल एजेंसी का हो या स्टेट एजेंसी का हो, उसके खिलाफ भी बीजेपी कार्रवाई करेगी। राष्ट्रवादी अध्यक्षांच्या दुसऱ्या कुठल्या पक्षाच्या नेत्याची आपण पुरावे देणार आहात? नाही, दुसऱ्या नेत्याला फायदा काय? फडणवीस साहेब, आपण चल लास्ट नवाब मलिकाच्या बाबतीतलं अत्यंत गंभीर प्रकरण समोर आणलेलं आहे आणि तुम्ही म्हणालात की सगळे कागदी पुरावे तुम्ही शरद पवारांना देणार आहात, पण नवाब मलिक हे उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री आहेत आणि उद्धव ठाकरे या सरकारचं नेतृत्व करतायत, तर तुम्ही त्यांना ही कागदपत्र देणार आहात का? नाही, मी मगाशीच सांगितलं की आता मला फार चांगला सी सूचना दिली, माझ्या डोक्यात आधी नव्हतं, पण मी नक्की उद्धवजींना पण देईल, राज्यपालांनाही पाठवून देईल। चला, थँक्यू.